हेलो एवरीवन, हम सुजस के जनवरी 2022 के अंक को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है राजस्थान सरकार को 3 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। इन 3 वर्षों में राजस्थान सरकार ने हर वर्ग के लिए क्या क्या काम किया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। इस योजना के तहत राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर आउटडोर उपचार की ऑनलाइन और पेपरलेस सुविधा प्रदान की गई है। ये जो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना है, इस योजना के तहत राज्यकर्मी एवं राजकीय पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजनों को अब चिकित्सा के लिए किसी भी प्रकार की नगद राशि जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। सभी प्रकार की बीमारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी मतलब राजकीय और इसके अलावा अनुमोदित निजी चिकित्सालय लगभग 900 ऐसे चिकित्सालय हैं निजी लेवल के, जहां पर 67.5 लाख लोगों को गुणवत्तापूर्ण कैशलेस उपचार सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा। हमारा जो बजट आया था 2021-22 का, उस बजट में इस योजना के बारे में CGHS की तरह ही राज्य में भी कैशलेस और बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से RGSS योजना लागू की जाएगी, ऐसा बजट में घोषणा की गई थी। और उसी घोषणा के अंडर ये जो स्कीम है उसको लागू किया गया है। इसमें किन किन को लाभार्थी कौन कौन है, किन किन को लाभ मिलेगा इस स्कीम का, तो इस योजना के अंतर्गत विधायकगण रहेंगे, पूर्व विधायकगण रहेंगे, राज्य सरकार के कर्मचारी रहेंगे, अर्ध सरकारी कर्मचारी रहेंगे, निकाय, बोर्ड, निगम आदि के जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और जो पेंशनर हैं, उन सभी को इस स्कीम के तहत शामिल किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें धीरे धीरे इस स्कीम में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ हमारे राज्य में जो भी अस्पताल हैं वहाँ पर सुविधा मिले, बल्कि राज्य के बाहर भी अगर वो सुविधा के लिए जाए, चिकित्सा सुविधा के लिए जाए, तो वहाँ भी उनको सुविधाएं मिल सके। जैसे कि अहमदाबाद का जो HCG अस्पताल है, आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और इसके उपचार को लेकर के काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, और इसीलिए ये जो हॉस्पिटल है, इसी तरीके की जो भी अदर स्टेट में इंपोर्टेंट हॉस्पिटल हैं, उन सभी के साथ में एक टाई अप किया जाएगा इस स्कीम के तहत, ताकि जो भी हमारे यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर हैं, चाहे विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, उन सभी को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है खेल प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार ने क्या काम किया। खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार ने खजाना खोला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा 2020-21 का जो बजट था उसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि ओलंपिक खेलों में जो भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक लाएगा उसको पहले 75 लाख रुपए मिलते थे, उसकी राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई। रजत पदक के जीतने पर 50 लाख को बढ़ाकर 2 करोड़ राशि कर दी गई। कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ियों के लिए 30 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए राशि कर दी गई। तो आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर पहले कितनी राशि मिलती थी और अब कितनी राशि मिलती है। इसके अलावा ये भी बात की गई कि न सिर्फ आपको अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता होती है उनमें आपकी जो राशि है उनको बढ़ाया गया है, बल्कि जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है वहां पर भी राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 50,000, कांस्य पदक विजेता को 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश के ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक विजेता, अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों को 220 वर्ग मीटर भूखंड, पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ी को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 25 बीघा भूमि आवंटित की जाती है। यह पैकेज भी उत्साहवर्धक है। मतलब जो पदक जीत करके आएगा उसको तो इतना प्लॉट भी मिलता है, उसके अलावा जो इंदिरा गांधी परियोजना है वहां पर 25 बीघा भूमि भी उनको आवंटित की जाती है। जो भी खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तरीय और जिला स्तर पर जो भाग लेते हैं उनके TA और DA में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया गया है कि राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस खेल स्टेडियम के लिए जो मनी है वो विधायक और सांसद निधि से, जनप्रतिनिधि से, जन सहयोग से, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सभी को पता है कि जो भी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं उनको जो शुद्ध लाभ होता है वो उनको शुद्ध लाभ का 2% जो है उनको समाज के उत्थान के लिए रुपए देना होता है। आप सभी को पता है कि 2013 में ये एक तरीके का एक्ट बनाया गया था ताकि किसी भी इंडस्ट्री को कोई प्रॉफिट है उसका 2% जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए खर्चा किया जा सके।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग एरिया में और भी काम किए गए हैं, जैसे कि हमारी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण संबंधी नियम जो है उसमें भी मतलब एक संशोधन किया गया और 2% आरक्षण जो है वो खिलाड़ियों के हित में इसको लागू किया गया है। प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पैरा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इन नियमों के तहत सरकारी नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे राजस्थान के लिए काफ़ी उपलब्धियां रही हैं। 2021 में अवनी लेखरा पैरा शूटिंग एवं कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन को भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 2021 में राजस्थान से किन किन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग में और कृष्णा नागर को मिला है पैरा बैडमिंटन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो राजस्थान है वो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021 को आयोजित करवा रहा है। इन गेम में कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, हॉकी एवं शूटिंग बॉल, ये जो गेम है इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। 6 खेलों में बालक वर्ग और खो खो बालिका वर्ग के लिए हर गांव का जो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है, जिला और राज्य स्तर पर इन खेलों को आयोजित करवाया जाएगा। अब तक 26 लाख के लगभग खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है और इस तरीके का कीर्तिमान रचने वाला राजस्थान पूरे विश्व में पहला राज्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हमारे स्टेडियम है, जैसे उम्मेद स्टेडियम है जोधपुर में, वहाँ पर कुछ नई एक्टिविटी करवाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। डूंगरपुर में आर्चरी अकेडमी, जैसलमेर में हैंडबॉल अकेडमी, स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जो है वहाँ पर रेजिडेंटल जो स्पोर्ट्स है इस स्कूल को प्रारंभ किया गया है। तो इसको लेकर के कि आर्चरी अकेडमी कहाँ पर ओपन की गई है, हैंडबॉल अकेडमी कहाँ पर ओपन की गई है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारे राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं वो गुवाहाटी आसाम में 9 से 22 जनवरी 2020 तक जो तीसरे यूथ गेम 2020 में राजस्थान की ओर से 16 खेलों में 219 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इतने पदक जीत करके राजस्थान ने 11वां स्थान हासिल किया है। अब यहाँ पर बता रखा है कि हमारे राजस्थान के 3 खिलाड़ी सुश्री अपूर्वी चंदेला, श्री दिव्यांश सिंह पंवार और सुश्री भावना जाट ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। इसी तरह 6 पैरा खिलाड़ी जो पैरा ओलंपिक में जिन्होंने भाग लिया, श्री सुंदर सिंह गुर्जर, देवेंद्र झाझड़िया, श्री संदीप सिंह मान, श्री कृष्णा नागर, सुश्री अवनी लेखरा और श्री श्याम सुंदर स्वामी, ये नेम जो है वो आपको रट जाने चाहिए। जब तक दोबारा से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक नहीं होंगे 2024 में, तब तक ये नेम जो है वो आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां पर भी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिन भी एग्जाम में आपको राजस्थान के किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो और वहां पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये नेम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रदेश के लिए यह भी गौरव की बात है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम में 2020 में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने, अवनी लेखरा ने स्वर्ण जीता है और कांस्य पदक जीता है पैरा शूटिंग, कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक, देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। इस तरीके से खेल और खिलाड़ियों में नई आशा और विश्वास का राजस्थान में संचार हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कोरोना के बारे में। कोरोना को लेकर के आप सभी को पता है कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में राजस्थान ने काफ़ी अच्छे से कोरोना को लेकर के निपटा। आप सभी को पता है कि भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल जो है पूरे इंडिया में इन मॉडल को फॉलो करने की बात की गई कि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम कोविड के जो भी केसेज हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे। साल 2022 3 जनवरी से स्टार्ट किया गया 15 से 18 आयु वर्ग का जो कोविड वैक्सीनेशन है उसको, और इसके बाद में 10 जनवरी से स्टार्ट किया गया कि बूस्टर डोज का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमारी सरकार ने जब कोविड आया तो आप सभी को, आपने भी घर में देखा होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर स्टीम स्टार्ट हो गया, काढ़ा जो है वो स्टार्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की। ये नेम जो है ये आपके लिए अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और कालमेघ, ये 4 वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। घर घर औषधि योजना सरकार ने स्टार्ट की। सरकार ने बोला कि ये जो भी हमारे औषधीय पौधे हैं इनके काफ़ी ज़्यादा गुण हैं। हमारी जो भी आयुर्वेदिक बुक्स हैं उन सभी में इनके औषधीय गुणों के बारे में बता रखा है। तो क्या किया सरकार ने कि हमें कोरोना से निपटना है। कोरोना से निपटने में ये जो औषधीय पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं। इसीलिए 1 अगस्त 2021 से इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया गया और 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में
ये ध्यान रखना है, 5 वर्षों में 3 बार तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे, मतलब कुल 8 औषधीय पौधे जो हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। निःशुल्क, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा 5 वर्षों में 3 बार, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि 5 वर्षों में 5 बार, 5 वर्षों में 2 बार, 5 वर्षों में 1 बार। ओके, तो ये आपको सारे जो फैक्ट हैं, ये जो 4 लाइन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सुजस में हर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो लाइन, जो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको अंडरलाइन करके अच्छे से वहां पर शो कर रखा है। तो उन्हीं फैक्ट्स को आपको याद करना है ताकि आप अपने एग्जाम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर सको। अब ये जो स्कीम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर कंप्लीट ईयर का जो कैलेंडर है शो कर रखा है, किस किस दिन हमारे यहाँ पर छुट्टी रहेगी वो यहाँ पर शो कर रखा है। ओके, तो हम सभी तो एग्जाम प्रिपरेशन मोड में है, तो हमें तो जो भी हॉलीडे हैं उनके पर फोकस ना करके अपने एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर रखना है। आप सभी को पता है 14 जनवरी को पतंगबाजी की जाती है जयपुर में। तो यहाँ पर बता रखा है कि राजस्थान में ढूंढाड़ वाले एरिया में, ढूंढाड़ वाला एरिया क्यों बोलते हैं इसको, राजस्थान के हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो ढूंढ नदी है वो इस एरिया से बहती थी, तो ढूंढ नदी के आसपास वाले एरिया को ढूंढाड़ के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर पतंगबाजी को लेकर के स्वाई राम सिंह, जिनका शासनकाल रहा 1833 से 1880 के बीच में, वो लखनऊ की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने पतंग उड़ती देखा था। तब वहां से मुसलमान पतंगसाज परिवारों को वो जयपुर ले आए और फिर यहाँ पर बसा दिया। बाद में लखनऊ, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और दिल्ली आदि से भी पतंग कारीगर जयपुर में आकर के बस गए और उन्हीं मुसलमान पतंग साजों ने अपने हुनर से यहाँ की पतंगों को जग विख्यात कर दिया। आज जयपुर की जो पतंग है वो अलग अलग एरिया में उड़ाई जाती हैं और बोला जाता है कि जयपुर से ही पतंग मंगवानी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्वाई राम सिंह जो थे शिव भक्त थे, इसीलिए शिवरात्रि के समय पतंगे उड़ाई जाती थी। स्वाई जयसिंह के स्थापित 36 कारखानों में एक पतंग का कारखाना भी स्थापित किया गया था। शुरुआत में जो मकर संक्रांति है उस दिन जो भी पंचांग होता था, जो भी राज्य का आगामी वर्ष का क्या भविष्य रहेगा उसके बारे में एक डिस्कशन किया जाता था और जो भी हमारे राज्य के, जयपुर राज्य के जो ज्योतिषी होते थे वो बताते थे कि भविष्य पल क्या रहने वाला है राज्य का। तो यहाँ पर बताया गया है, अब मकर संक्रांति की बात हुई है तो यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश का जब त्योहार प्रवेश करता है तो उस त्योहार को मकर संक्रांति के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में 14 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि 14 जनवरी को हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर इसको मकर संक्रांति के रूप में बोलते हैं, लेकिन अदर एरिया में, राजस्थान के अदर एरिया में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारा एक चैनल है वोल्केनो IAS अकेडमी, वहाँ पर हम डेली द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा जो भी स्टैटिक पार्ट है इंडिया लेवल का उस सभी को भी हम अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर जब हमने द हिंदू का डिस्कशन किया था 14 जनवरी को, तब हमने टेलीग्राम चैनल जो है वोल्केनो IAS अकेडमी, वहाँ पर एक पिक्चर, एक इमेज अपलोड की थी और उसमें शो कर रखा है कि राजस्थान के अलग अलग एरिया में किस नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति को। यहाँ पर यह बता रखा है कि सूर्य जो है वो मकर राशि में 22 दिसंबर को ही उत्तरायण हो चुका होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो आप सभी को पता है कि बिल्कुल मध्य से, यहाँ पर 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको हम कर्क रेखा के नाम से या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लास्ट में जो है 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा या फिर बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर आपको पता है कि अर्थ जो है वो उसका जो एक्सिस है उस पर टिल्ट है, मतलब एक तरीके से जो एक्सिस है वो इस तरीके से नहीं है बल्कि इस तरीके से एक्सिस है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री का जो अर्थ है उसमें झुकाव देखने को मिलता है, मतलब अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री अर्थ झुकी हुई है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो अर्थ है जब राउंड घूमती रहती है और सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो कभी तो ऐसा होता है कि जो सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है, और ये टाइम होता है 21 जून का, जब बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर जो सन है वो बिल्कुल सीधा चमकता है, और इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो डेट है और ये जो वर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है। इसको लेकर के भी एग्जाम ज्योग्राफी में, भूगोल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रीष्म अयनांत कौन सी डेट को शो होता है। इसके अलावा जब 22 दिसंबर जब आता है, 22 दिसंबर को जो सन है वो साउथ में यहाँ पर मकर रेखा पर सीधा चमकता है और उसको बोलते हैं शीत अयनांत 22 दिसंबर को।
दो टाइम ऐसे होते हैं, दो डेट ऐसी होती हैं जब सन जो है वो ना कर्क रेखा पर और ना मकर रेखा पर, जो विषुवत रेखा होती है उसके ऊपर सीधा चमकता है। अब आप बोलते हैं कि यहाँ पर तो एक ही डेट है, यहाँ पर एक ही डेट है। देखो ऐसे होता है, सन यहाँ पर सीधा चमका, ठीक है, फिर यहाँ पर गया, मतलब जो अर्थ है वो इस तरीके से जब राउंड होती हुई जब सन के ऊपर यहाँ पर चक्कर लगा रही है, तो कभी क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है वो टिल्ट हो गया और ये वाला पार्ट फिर सामने आ गया, तो कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। फिर अर्थ जो है धीरे धीरे अर्थ फिर घूमी और फिर जो अर्थ सन जो है वो वापस यहाँ पर, मतलब अर्थ का वो पार्ट सामने आया जैसे विषुवत रेखा वाला पार्ट, तो यहाँ पर फिर सन जो है यहाँ पर सीधी लाइट गिर रही है। और उसके बाद में अर्थ जब भी धीरे धीरे रोटेट और अपनी रिवोल्यूशन करती है अपनी एक्सिस पर रेगुलर, तो यहाँ पर फिर सन जो है वो डायरेक्ट उसकी से जो लाइट है, जो उसकी रेज है, वो यहाँ पर मकर रेखा पर डायरेक्ट गिरती है। तो ये प्रोसीजर है। तब मकर रेखा के ऊपर डायरेक्ट 2 बार, ईयर में 2 बार डायरेक्ट सन रेज गिरती है, और कर्क रेखा पर 1 बार और मकर रेखा पर 1 बार। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड है। 23 सितंबर को होता है शरद विषु, और यहाँ पर होता है 21 मार्च को वसंत विषु। ये चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब 22 दिसंबर को ही मकर रेखा पर अपने दक्षिणतम अक्षांश पर पहुंचकर उत्तर को गति प्रारंभ कर देता है। मतलब सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लास्ट जो है सबसे मैक्सिमम सीधी रेज जो है वो 22 दिसंबर को गिरती है। उसके बाद में अर्थ रोटेट इस तरीके से होती है कि फिर धीरे धीरे जो है वो सन की जो रेज है वो धीरे धीरे मतलब इक्वेटर की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। 21 जून को सूर्य जो है वो अपने उत्तरतम अक्षांश मतलब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस तरीके से 21 जून से और 22 दिसंबर के बीच में, नॉर्थ टू साउथ के बीच में जो मैक्सिमम टाइम है। लेकिन मकर संक्रांति 22 दिसंबर को नहीं मनाई जाती। ओके, यही तो बोला जाता है कि साउथ से मकर रेखा से जो सूर्य वहां पर सीधी रेज जो पड़ रही है, अब वहां से आके जो सूर्य की जो रेज है, सन की जो रेज है, वो अब अक्षांश इसकी तरफ विषुवत रेखा की तरफ या इक्वेटर की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहां पर कुछ ऐसा गणनाओं का अंतर बताया गया है कि 26,000 वर्ष में एक चक्कर जो अर्थ है वो इस तरीके से पूरा करती है कि धरती के अक्ष का अग्रगमन हर वर्ष 21 मार्च व 23 सितंबर को पूर्व सूर्य खगोलीय विषुवत रेखा पर स्थित क्रमशः वसंत विषु बिंदु व शरद विषु बिंदु पर होता है। पृथ्वी के भ्रमण एवं गतियों पर आधारित होने के कारण ट्रॉपिकल कैलेंडर को मौसम से जोड़ा जाता है। तो ये जो डेट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सर्दियों का दिन है, तो आप सभी को पता है जनवरी के महीने में तिल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर तिल का कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि तिल को आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ औषधि बताया गया है। ओके, इसके जो मिथ्न गुण होते हैं उसकी विशेषता होने से ही प्राचीन काल में मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। हड्डियों को मजबूत बनाता है। मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस आदि इसमें विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को गर्मी शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए सर्दियों के टाइम में जो भी व्यंजन बनाए जाते हैं उसमें तिल के तेल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये बता रखा है कि कच्ची घानी इस तरीके से तिल के तेल से खली जो है और जो तेल है वो निकाला जाता है। अब यहाँ पर बता रखा है कि माउंट आबू जो है वो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और यहाँ पर मानसून के दौरान जो भी हरियाली जो रहती है वो देखने के लिए बनती है। इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर राजस्थान काफ़ी पर्यटन विकास की संभावनाएं यहाँ पर देख रहा है। राजस्थान सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर आयोजित करवाता रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज्म सेक्टर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। यहाँ पर बता रखा है राजस्थान की गौरवमयी गाथा, मतलब राजस्थान को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर बता रखे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस बार के सुजेस में डिस्कस किया गया है बैराठ बीजक पहाड़ी के बारे में। ये बताया गया है कि अवशेषों का खजाना है हमारा जो बैराठ बीजक पहाड़ी है, मतलब जो एक तरीके से जो विराटनगर मतलब मत्स्य महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी विराटनगर, जो प्रेजेंट टाइम में जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर बीजक की पहाड़ी पर बौद्ध मठ के सुनहरे दिनों के विहार, स्तूप, मठ, चैत्य आदि अवशेष आज भी मौजूद हैं। राजा अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व अपने शासनकाल के दौरान
बैराट की यात्रा की थी और यहाँ प्रवास किया था। अशोक ने यहाँ उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से धम्म और विपश्यना की शिक्षा ग्रहण की थी। अब यहाँ पर क्या क्या मिला है, एक गोल मंदिर मिला है। इस गोल मंदिर पर बौद्ध शिलालेख बने हुए हैं जिन पर अशोक काल के ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में 16 महाजनपद हुआ करते थे और इसमें एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद और उसकी राजधानी थी विराटनगर। जयपुर के पास में पड़ता है विराटनगर। वहां पर जाकर के, जहां पर विराटनगर के आसपास वाले एरिया में बहुत सारे, जैसे पांडुपोल है, भरतरी है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है जहां पर आप जा सकते हो और ये सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पर जो भी ये गोल मंदिर जो मिला है, जहां पर खुदाई की तो पता चला कि यहाँ तो बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त काल, मुगल काल तक के अवशेष यहाँ से मिले हैं। भाब्रू शिलालेख मिला है जिसको भाब्रू, यहाँ पर एक गांव है, उसी के नाम पर इस शिलालेख का नाम भाब्रू रखा गया। कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक का पाली भाषा में लिखा प्रसिद्ध भाब्रू शिलालेख यहाँ पर खोजा था। यहाँ पर बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं, मौर्यकालीन अवशेष हैं। ऐसा बोला जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस कर दिया था। यहाँ पर जब खंडरों की खुदाई की गई तो पकाई हुई ईंटें मिली हैं, यूनानी मुद्राएं मिली हैं, पंचमार्का की मुद्राएं मिली हैं, हाथ बुना सूती कपड़ा, मर्दबान, स्वास्तिक आप समझ रहे हो ना, ये साइन स्वास्तिक मिला है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो त्रिरत्न के चिन्ह, लो तांबे की कृतियों को बनाने वाले औजार, गोल मंदिर के उत्खनन में पूजा पात्र, थालियां, घड़े, खप्पर, नाचते हुए पक्षी, धूपदान आदि मिले हैं। महाभारत कालीन अवशेष की अगर हम बात करें तो महाभारत के दौरान पांडवों का अज्ञातवास जो है विराटनगर में रहा था। यहाँ पर भीमलत, भीमगड्ढा, भीम की डूंगरी आज भी है। मेड़ के पास बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बैराट में महाभारत कालीन जो आराध्य देवी थे भगवान श्री केशवराम का भी मंदिर यहाँ मिला है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि इको साउंड का रहस्य में कुछ मिला है, रोमांच मिला है। मंदिर संरचना के बीच बीच वाले स्थान पर बोलने का कोई आवाज करने पर इको की ध्वनि सुनाई देती है। इसका मतलब ये था कि कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि किसी एक जगह पर पर्सन बैठ करके कुछ बोलता था तो दूर दूर पर जो लोग बैठे होते थे वो उनको इजीली सुन पाते थे। मतलब आज जो हम माइक यूज करते हैं, उस समय साइंस इतना विकसित था कि वहां पर घरों को, मंदिरों को इस तरीके से बनाया गया था कि माइक की जरूरत ही नहीं होती थी। इसके अलावा विपश्यना क्या होती है? साधना और ध्यान की अति प्राचीन अद्भुत भारतीय विद्या जिन्हें भगवान बुद्ध ने खोजा था और स्वयं अपनाकर संबुद्ध बने, अरिहंत हुए, बोधिसत्व को प्राप्त किया। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को विपश्यना सिखाई थी, फिर पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करवाया था। लेकिन कालांतर में भारत में विद्या लुप्त हो गई, लेकिन म्यांमार, जिसको बर्मा या ब्रह्म देश के नाम से जोड़ते हैं, वहां पर शुद्ध रूप में आज भी जीवित है। भारतीय मूल के उद्योगपति पद्मभूषण श्री सत्यनारायण गोयन का जो है वो बर्मा में आचार्य समाजी उबासिन से सीख करके 1969 में भारत लेकर के आए थे इस विद्या को दोबारा, और फिर हैदराबाद, इगतपुरी महाराष्ट्र में जो है, और फिर गलताजी जयपुर में विपश्यना शांतरा केंद्र उन्होंने स्थापित किए थे। और आज प्रेजेंट टाइम में गोयन का मतलब आधुनिक भारत में विपश्यना के संस्थापक जो हैं वो आचार्य गोयन का जो हैं, उन्होंने ये बताया कि विपश्यना ध्यान पद्धति, चित्त मनन की बात, वास्तविक सुख शांति और उपयोगी गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने की एक सख्त वैज्ञानिक और तर्क संगत कला है। इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इस सुजेस की PDF, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड PDF आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। ओके, थैंक यू।